नमस्कार दोस्तों। मैं राज अम्बानी ग्रुप की ओर से पुनः आपके लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि कई एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। पुनः इसी तरह का क्वेश्चन है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण जो है पृष्ठ तनाव होता है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि। ये भी ऊपर की तरह की क्वेश्चन की तरह है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल में पृष्ठ तनाव होता है। यही कारण कि वर्षा की बूंदें जो हैं गोलाकार होती हैं। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। प्रश्न को अलग अलग ढंग से किस तरह से पूछा गया है, ये देखने को आ रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो होता है, घर्षण होता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल का तल तनाव जो होता है पानी से कम होता है। इसका यही आंसर होगा। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे और कई एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। राज अम्बानी ग्रुप आपके लिए सदैव इसी प्रकार के क्वेश्चंस को ले करके आता है, ताकि आपकी सफलता में एक विशेष योगदान रहे। पुनः प्रश्नों को देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये प्रश्न भी जो ये यहाँ पूछा गया है यूपीएससी वगैरह में, आप देख सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा बुलबुला और छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। बुलबुले को आवेशित किए जाने से यह फैलेगा और त्रिज्या जो है बढ़ जाएगी। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएँ नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, तो उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए अष्टा का प्रयोग नहीं कर पाता, शाही लेख पत्र काम करने में विफल हो जाता, या बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी 1, 3 और 4 होगा।
इसका ऑप्शन बी 1, 3, 1, 3 और 4 होगा। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन जो तेल होता है उसको ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव होता है, जिसके कारण जो है बत्ती में किरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा जो है अधिक होता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होगी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती है। पुनः नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सांद्रता जो है शहद की होती है। इससे थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होता है वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता जो है पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है। शहद है, उसके बाद खून, जल, तब वायु। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी के कारण इस तरह की घटना होती है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है जो कि किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पास्कल के नियम पर जो है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं हम लोग कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद कर लें। इसके बाद के प्रश्न है कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बैरोमीटर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम्स में आए हैं। तो दोस्तों अगर बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तूफानी मौसम का संकेत देता है। पुनः हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी जो है अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो दोस्तों इस छिद्र को देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, ऑप्शन डी 1। पुनः इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का
उपोत्पाद है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्फॉल्ट। इसके बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रवाही आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है परिसरण कहलाती है। एस्फॉल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। पुनः इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सी पर अधिकतम होती है, इसी के कारण इस तरह का प्रभाव होता है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि? इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे का पानी रहता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे जो है पानी मौजूद होता है। पुनः इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। बर्फ की जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि? ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झील की तली पर जल जो है जम नहीं पाता है, इसी कारण से ऐसा होता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व जो है अपरिवर्तित होगा। इसके बारे में जान सकते हैं। वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। डी इक्वल टू एम बाई वी होता है। डी जहां घनत्व, एम द्रव्यमान और वी जो है आयतन को इंडिकेट करता है। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का सर्वाधिक होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कि अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व जो है अधिकतम होता है। इसे आपको जानना चाहिए। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस ताप पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। आप देख सकते हैं कई एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 277 केल्विन पर। जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 277 केल्विन पर होता है। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके लिए लाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो इसका कारण क्या है? लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। ए जो है हमारा सही है, परंतु आर जो है गलत है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। लोहे का कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। यही कारण है कि लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। पुनः हम लोग अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज
पानी पर तैरता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होती हैं वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो दोस्तों इसका कारण होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है, तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, दोस्तों इसका आंसर होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज के प्लवन सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम होता है तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीति कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाया गया बल के कारण होता है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको लगे कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप को एक बार लाइक कर दें, हम सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन बार बार आपको मिलता रहे। पुनः दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। मथने के पश्चात, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल के कारण मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या है? तो ऑप्शन डी, घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण जो होता है उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प जो है हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती है। इसी को हम लोग बादल अथवा क्लाउड कहते हैं। पुनः हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेक्नीशियम। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है? आपने टाइटैनिक फिल्म देखा होगा तो उसमें समझ में आया होगा कि बर्फ क्या है और समुद्र की भाग में कितना सतह जो है आइसबर्ग तैरता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/9 भाग जो होता है ऊपर होता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं, पानी के एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा जो है तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखें, उतना ही होगा, ऑप्शन सी। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर जो है उतना ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होती है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर जो है डूब जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि, घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा
और शरीर जो है डूब जाएगा। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। समुद्री जल जो होता है नमकीन होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व जो होता है अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना हमारा आसान होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह कुछ ऊपर उठता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व जो होता है वह अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका कारण क्या है? सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्राम की स्थिति से। स्थित विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार, कम से कम एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।